हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज डिस्कस करूंगा कंसेप्ट्स के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा और आपको ओवरऑल ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमारे रेलेवेंट क्लॉजेज हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली फील्ड में भी अप्लीकेबल होते हैं ये क्लॉजेज। सो इनकी डिटेल में अगर आप इनको समझ कर दिमाग में रखोगे तो दे विल हेल्प इन अ लॉन्गर टर्म। सो क्लॉज नंबर है 11.2, क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क के बारे में डिटेल में ऑलरेडी बात किया था पिछले वीडियो में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो हमारा फॉर्म वर्क होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज शटरिंग। आप सभी लोग जानते हो शटरिंग क्या होती है। इट्स अ टेम्परेरी एंसिलरी कंस्ट्रक्शन। एंसिलरी मतलब सपोर्ट कंस्ट्रक्शन होता है, विच इज यूज्ड एज अ मोल्ड फॉर प्लेसिंग कंक्रीट। एक तरीके का मोल्ड हम फॉर्म कर लेते हैं शटरिंग से, जिस भी डिजायर्ड शेप में हमें कंक्रीट पोर करनी है। और जनरली जो हमारी फॉर्मवर्क की कॉस्ट आती है, ये हमारी अराउंड 15 to 20% ऑफ द जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो हमारी फॉर्मवर्क की कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली। और जो हमारे फॉर्मवर्क्स होते हैं, दे कैन बी ऑफ वुडन, दे कैन बी ऑफ प्लाईवुड एंड दे कैन बी ऑफ स्टील एज वेल। बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, बट जो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं हम आजकल प्लाईवुड और स्टील यानी आयरन फ्रेम्स की हम शटरिंग यूज़ करते हैं, आपको देखने को मिलती होगी। बट जो वुडन है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वार्पिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, तो सभी जितनी भी टाइप की शटरिंग्स हैं, सबका अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें अपना जो फॉर्मवर्क सिलेक्ट करना है, दैट शुड बी इकोनॉमिकल। और जो प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियो में, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो क्लॉज 11.2 ये बोलता है कि जितना भी हमारा रबिश है, अब रबिश यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमारा कोड ने कहा है, चिपिंग्स, सेविंग्स एंड सॉडस्ट। तो जो हमारी चिपिंग्स होती हैं, दीज आर दी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन्स या किसी भी अनडिजायर्ड मटेरियल के हमारे कुछ पीसेस जो होंगे शटरिंग के इनर सरफेस पर हमारे रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आईएस कोड के हिसाब से हमारा दूसरा रबिश जो कैटेगरी डिफाइन किया है, दैट इज शेविंग। शेविंग का मतलब है स्मॉल पीसेस ऑफ हार्ड सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल के हार्ड सब्सटेंसेस जो अनडिजायरेबल हैं, वो हमारे कंक्रीट की फिनिशिंग को अफेक्ट करेंगे। तो वो जो भी फॉर्मवर्क है उससे हमें इनको रिमूव करना है। एंड थर्ड वन इज सॉडस्ट। सॉडस्ट आप हिंदी में इसको बोल सकते हो बुरादा। दिस इज अ डस्ट आर स्मॉल पीसेज ऑफ वुड। जनरली जब हम टिम्बर की सॉइंग करते हैं वहां से ये निकलता है। तो ये जो हमारे 3 तरीके के रबिश फॉर्मवर्क के लिए होते हैं, दे शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द फॉर्म्स बिफोर द कंक्रीट इज प्लेस्ड। तो कंक्रीट में जब हम फॉर्मवर्क को शटरिंग हम लगा रहे हैं तो ये चीजें हमें रिमूव करनी है। ठीक है, एंड दैट फेस ऑफ द फॉर्मवर्क, मतलब जो हमारा कंक्रीट के सरफेस में कांटेक्ट में रहेगा, उसको प्रॉपरली क्लीन करना है एंड हैज टू बी ट्रीटेड विथ रिलीज एजेंट। अब रिलीज एजेंट की क्या डेफिनेशन है? रिलीज एजेंट जो होते हैं हमारे, ये स्पेशल टाइप के हमारे वाटर परमिएबल कोटिंग्स होती हैं। दीज आर द वाटर परमिएबल, एक्चुअली इम्परमिएबल, मीन्स दे डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम। तो वाटर इम्परमिएबल लेयर्स होंगी विच आर कॉल्ड रिलीज एजेंट्स, जिनकी हमें कोटिंग करनी है अपने इंटीरियर सरफेस में। तो दिस शुड बी अप्लाइड विथ अ थिन यूनिफॉर्म कोटिंग टू फॉर्म्स विदाउट कोटिंग द रेनफोर्समेंट। हमें रेनफोर्समेंट को कोट नहीं करना है जो हमारा उस मेंबर के अंदर है।
यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं। बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट द फॉर्मवर्क शुड बी थॉरली क्लीन्ड एंड ऑल डस्ट, डर्ट एंड रबिश शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। जो हमारा फॉर्मवर्क का सरफेस है जो कि कांटेक्ट में आ रहा है कंक्रीटिंग के, दैट शुड बी ट्रीटेड विथ थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फॉर्म रिलीज एजेंट। ये 3 कैटेगरी में आते हैं। जनरली कॉमर्शियल शटरिंग ऑयल जो है हमारा, ये हमारा आजकल यूज़ किया जाता है। ये ब्लैक कलर का ऑयल होता है जिसको आपने देखा होगा शटरिंग में, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम में। दिस इज़ दी शटरिंग ऑयल। इस तरह के हमारे 200 लीटर्स के कैंस में आता है ये, एंड इट इज़ अप्लाइड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द फॉर्मवर्क बिफोर फिक्सेशन ऑफ द शटरिंग्स। और रॉ लिनसीड ऑयल वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, सोप सोल्यूशन। तो दीज आर दी स्पेशल काइंड ऑफ रिलीज एजेंट। जनरली हम कमर्शियल शटरिंग ऑयल्स आजकल आते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। जो भी हमारा रिलीज एजेंट है दैट शुड नॉट बी कोटेड द रेनफोर्समेंट। जो हमारी ये रेनफोर्समेंट है इनमें हमारा रिलीज एजेंट हमें नहीं लगाना है, बिकॉज अगर इसमें लग जाएगा तो हमारी जो बॉन्डिंग है रेनफोर्समेंट की कंक्रीट के साथ वो अफेक्ट होगी, तो वो हमारा डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए हम उसमें अवॉइड करेंगे। हमें इस तरह अपना प्रॉपरली प्रिकॉशंस के साथ हमें अप्लाई करना है कि हमारा सिर्फ इंटीरियर फेस में ही फॉर्मवर्क के हमारा रिलीज एजेंट लगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैरा है, दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रिपिंग टाइम। अब जब हमने फॉर्मवर्क एक बार लगा दिया तो जब हमारी कंक्रीट जो होगी, दिस इज द कंक्रीट, दिस इज द कंक्रीट मेंबर, ये कॉलम के फॉर्म में है, यहाँ पर एक वॉल एंड इट्स अ लाइक ऑफ काइंड ऑफ कॉलम। तो जब कंक्रीट रीचेस सर्टेन स्ट्रेंथ, एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट में मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मवर्क है, जो हमारा शटरिंग है, उस फॉर्म को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के इस प्रोसेस को, दिस ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस फॉर्मवर्क इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। आप कहीं कहीं आपको ये स्ट्रिपिंग की जगह आपको एक वर्ड और यूज होता है, स्ट्राइकिंग भी मिलेगा। स्ट्राइकिंग का मतलब है फॉर्मवर्क यानी शटरिंग को हटाना। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये लोग, दिस इज दी स्ट्राइकिंग और स्ट्रिपिंग प्रोसेस। और कितने टाइम के बाद हमें हटाना है, आफ्टर पोरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को जब हमने पोर कर दिया उसके बाद कितने दिन बाद हम उसको हटा सकते हैं, दैट इज द स्ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉर्मवर्क। तो यहां पर लिखा है कि जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स माने फॉर्मवर्क, शैल नॉट बी रिलीज्ड। रिलीज्ड मतलब शुड नॉट बी स्ट्राइक्ड या स्ट्रिप्ड until the concrete has achieved a strength of at least twice the stress to which concrete may be subjected at the time of removal of formwork। मतलब जो कंक्रीट की जब हमारी स्ट्रेंथ है at the time of removal of formwork, that should be greater than or equal to at least 2 times the stress to which concrete is subjected ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग। जब हम कंक्रीट को के मेंबर से इसको हटाएंगे तो एक सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। उस स्ट्रेस से हमारी 2 टाइम्स स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट गेन कर ली होनी चाहिए। इस तरह से हम अपना स्ट्रिपिंग टाइम डिसाइड करते हैं। सब्जेक्टेड एट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। The strength referred to shall be that of concrete using the same cement and aggregates and admixtures with the same proportions and cured under conditions of temperature and moisture similar to those existing on the work। जो actual work site में हमें strength चाहिए, ये उसी strength को refer कर रहा है जो कि same aggregate और same cement, same ingredient से बनी हुई है। ठीक है, तो this is the phenomena of stripping। अब हमारा जो फॉर्मवर्क है, कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारा अफेक्ट करता है ये स्ट्रिपिंग टाइम, और फॉर्मवर्क हमें जल्दी से जल्दी रिमूव करना है, बिकॉज अगर हमारा स्ट्रिपिंग टाइम कम होगा तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन फर्दर हमें करना है वो हमारा स्पीड अप हो जाएगा। जो पैचिंग एंड रिपेयर बॉन्ड्स बेस्ट अर्ली इन द क्योरिंग प्रोसेस, जो प्री मैच्योर अगर हम रिमूवल कर देंगे तो वो हजार्डियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, और ये हमारी क्वालिटी ऑफ फिनिश को भी हमारा अफेक्ट करेगा। तो जो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिपिंग टाइम है, मतलब कितने जिस टाइम के बाद हमें फॉर्मवर्क या शटरिंग को हटा देना, वो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब जो सराउंडिंग में, कंक्रीट मेंबर के सराउंडिंग में हमारा टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है जब हम फॉर्मवर्क को हटा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एंड द टाइप ऑफ कंपोनेंट क्या है, कि वर्टिकल फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं या हॉरिजेंटल फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। हमेशा जो वर्टिकल फॉर्म्स हैं दे कैन बी रिमूव्ड फर्स्ट एंड आर देन रैप्ड फॉर मॉइस्ट क्वेरिंग। हम जब भी फॉर्मवर्क हटाएंगे उसके बाद हम उसको प्रॉपर मॉइस्ट क्वेरिंग के लिए रैप अप कर देंगे। और जो हॉरिजेंटल फॉर्म्स हैं रिक्वायर्ड कंक्रीट इज सेल्फ सपोर्टिंग स्पेसिफाइड बाय द प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो हमेशा हम वर्टिकल फॉर्मवर्क्स पहले हटा सकते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्मवर्क्स उसके बाद हटाएंगे। तो जनरली वर्टिकल फॉर्मवर्क्स जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं उनके लिए हमारा जो स्ट्रिपिंग टाइम होगा वो कम होगा, जो हॉरिजेंटल मेंबर्स के लिए स्ट्रिपिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। और एल्सो इज डिपेंड्स अपॉन द कि जो हमने कंक्रीट में सीमेंट यूज की है उस पर भी हमारा इफेक्ट करेगा स्ट्रिपिंग टाइम, कि हम ओपीसी यूज कर रहे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी हमारी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी मीट आउट हो रही है, जिसके बाद हम शटरिंग को हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरा है 11.31। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करता है कि कंक्रीट को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना स्ट्रिपिंग टाइम चाहिए। तो कोड ये कहता है कि हमारा जो सीमेंट है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है अगर, और हम एडिक्वेट क्वेरिंग इंश्योर कर रहे हैं, और जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो हमारा इज नॉट लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, जहां पर भी हमने फॉर्मवर्क लगाया हुआ है। ये जब तीन कंडीशंस मेट आउट होंगी तो हमारे कोड ने स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग टाइम या स्ट्राइकिंग टाइम सजेस्ट किया है फॉर डिफरेंट मेंबर्स, जिसके बारे में मैं भी डिटेल में बात कर लूंगा। वाइल द अबव क्राइटेरिया ऑफ द स्ट्रेंथ शैल बी गाइडिंग फैक्टर ऑफ रिमूवल। जो हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है ये हमारा गाइडिंग फैक्टर है कि शटरिंग टाइम, जो शटरिंग है उसको कितने दिन बाद रिमूव कर सकते हैं। एंड दीज आर द फैक्टर्स जिसके लिए कोड ने हमारी वैल्यूज दी हैं। एंड जो ऑर्डर एंड मेथड ऑफ रिमूविंग फॉर्मवर्क है उसमें शटरिंग फॉर्मिंग वर्टिकल फेसेस ऑफ वॉल्स, ये वर्टिकल फेसेस हैं वॉल्स के, बीम्स एंड कॉलम साइड शुड बी रिमूव फर्स्ट। जो हमारे शटरिंग फॉर्मिंग सॉफिट टू स्लैब शुड बी रिमूव्ड नेक्स्ट। ठीक है, मतलब पहले हमने वर्टिकल फेसेस की शटरिंग हटा ली, उसके बाद हम जो स्लैब का सॉफिट है उसको हटाएंगे, उसके बाद हम लास्ट में बीम्स और गर्डर्स का सॉफिट में जो शटरिंग है वो हटाएंगे। सॉफिट मतलब है बॉटम साइड पोर्शन। स्लैब के केस में हमारा जो सॉफिट होगा वो हमारा सीलिंग कह सकते हैं उसको, और बीम्स के केस में हमारा जो बॉटम साइड होगा बीम का वो हमारा बीम या गर्डर का सॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो बीम्स का हमारा स्ट्रिपिंग टाइम ज़्यादा होता है बिकॉज किसी भी स्ट्रक्चर में हमारा जो भी लोड आ रहा है वो हमारा लोड कैरिंग मेंबर्स जो होंगे वो हमारे बीम्स होंगे, जिसके थ्रू फर्दर हमारा कॉलम्स में लोड ट्रांसफर होता है। इसलिए हमारा स्ट्रिपिंग टाइम उसकी ज़्यादा रखी गई है, सो दैट वो स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर टाइम में सफिशिएंटली गेन कर ले। तो अब आते हैं हमारा जो टेबल हमारे कोड ने रिकमेंड की है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क। इसमें पहला है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स एंड बीम्स। दिस इज द वर्टिकल फॉर्मवर्क, जैसा कि आपको देखने में ही समझ में आ रहा है, दिस इज द वर्टिकल फॉर्मवर्क टू दिस कॉलम एंड दिस इज द वर्टिकल फॉर्मवर्क टू दिस बीम। तो ये फॉर्मवर्क हम जो मिनिमम स्ट्राइकिंग टाइम है, मतलब इतने घंटे बाद, हम इतने टाइम के बाद हम अपने शटरिंग को हटा सकते हैं। तो दैट इज 16 to 24 आवर्स। मिनिमम जो हमारा डिजायर्ड है वो हम 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक रखते हैं इन जनरल, एज पर डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। ठीक है, डिजायरेबल इज एटलीस्ट 24 आवर्स। उसके बाद आता है हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। तो सॉफिट का मतलब ये हमारा जो स्लैब का बॉटम पोर्शन दिख रहा है जिसे हम सीलिंग कहते हैं, दिस इज द बॉटम साइड ऑफ स्लैब। उसको हम कब हटा सकते हैं? जो सॉफिट फॉर्मवर्क है, मींस ये फॉर्मवर्क है, दिस इज द सॉफिट फॉर्मवर्क फॉर द स्लैब। ये एक स्लैब की कास्टिंग है, उससे पहले जो फॉर्मवर्क लगाया हुआ है सॉफिट के नीचे सीलिंग, इसको हम हटा सकते हैं आफ्टर 3 days, बिकॉज ये स्लैब कहीं ना कहीं बीम्स में सपोर्टेड है। तो हम स्लैब की जो शटरिंग है उसे हटा देंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी ये प्रॉप्स हैं, दीज आर दी प्रॉप्स जो हमारे इन शटरिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, दीज आर दी वर्टिकल प्रॉप्स
एंड दीज आर दी हॉरिजेंटल प्रॉप्स। ध्यान रखना है आपको, ये हॉरिजेंटल प्रॉप्स कहलाते हैं, जो हमारे प्रॉप्स मतलब एक तरीके का एक रिएक्शन सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि इन फॉर्म उन शटरिंग को अपनी पोजीशन में होल्ड करेंगे, सफिशिएंट सपोर्ट इंश्योर करेंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स ये हमारा फॉर्मवर्क डिस्टर्ब ना हो। तो जो हमारा स्लैब के नीचे वाला पोर्शन है उसका फॉर्मवर्क आप 3 दिन में हटा सकते हो, लेकिन आपको प्रॉप्स इमीडिएटली वापस से फिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद बीम्स का जो सॉफिट फॉर्मवर्क है, मींस जो बीम का बॉटम मोस्ट पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, बॉटम साइड पोर्शन, उसको आप जो शटरिंग है 7 दिन बाद रिमूव कर सकते हो, और प्रॉप्स को आपको इमीडिएटली वापस से फिक्स करना है उसी पोजीशन पे। और जो हमारा स्लैब्स है, जिन स्लैब्स की स्पैन्स जो हैं 4.5 मीटर से कम है, उनका आप प्रॉप 7 डेज में हटा सकते हो। यहाँ पर मैंने दिखाया दिस इज द हॉरिजेंटल प्रॉप, दिस इज द वर्टिकल प्रॉप। तो इन प्रॉप्स को भी आप हटा सकते हो, क्योंकि आप शटरिंग तो पहले ही हटा चुके हो। तो जो हमारा प्रॉप्स है ये आप 7 डे के बाद आप कभी भी हटा सकते हो, जो कि स्पैन्स फॉर जनरली हमारा फील्ड में प्रैक्टिस की जाती है कि हम दोनों चीजें एक साथ हटाते हैं, प्रॉप्स एज वेल एज जो भी हमारा फॉर्मवर्क है सॉफिट के नीचे। तो जनरली हमारा जो स्लैब्स का लिमिट दी गई है प्रॉप्स हटाने के लिए 7 दिन, हमारी स्पैन अप टू 4 मीटर, 4.5 मीटर के लिए। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा स्पैन है तो 14 दिन के बाद ही हम अपना शटरिंग हटा सकते हैं स्लैब्स का। अगर हमारी बीम्स हैं तो 6 मीटर तक की बीम और आर्चेस के लिए 14 दिन आपको मिनिमम शटरिंग लगा कर रखनी है, और 6 मीटर से ज़्यादा स्पैन के लिए मिनिमम आपको 21 दिन शटरिंग लगा के रखनी है। बीम्स का हमेशा मैंने जैसे डिस्कस किया था, बिकॉज दे आर जनरली दी हॉरिजेंटल मेंबर्स एंड लोड कैरिंग मेंबर्स, तो हमेशा इनका जो शटरिंग टाइम है हमें ज़्यादा इंश्योर करना है, सो दैट डिजायर्ड स्ट्रेंथ ये गेन कर लें, बिकॉज ये डायरेक्टली ये लोड बियरिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मवर्क्स कि कब हमें हटाना है। उसके बाद है फॉर्मवर्क फॉर स्लैब्स एंड बीम्स। तो यहाँ पर एक स्लैब है, अब स्लैब के बीच में हमारी ये बीम्स रहती हैं, तो ये जो पोर्शन है हमारा ये बीम का सॉफिट है, ये जस्ट मैं एलेबरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये हमारा जो पोर्शन है दिस इज स्लैब सॉफिट। और जनरली हमारा जो हॉरिजेंटल प्रॉप्स हैं ये यूज तब हम करते हैं जब हाइट ऑफ हमारा जो वर्टिकल प्रॉप्स है जनरली हमारा 8 फीट से ज़्यादा होती है, तब हम जनरली फील्ड में इसे हॉरिजेंटली एंकर करते हैं। तो ये बीम सॉफिट है, इसके लिए हमारा शटरिंग हटाने का टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लैब सॉफिट एज पर अबाउट टेबल जो मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो भी हमारी सीमेंट्स हैं, अगर हम ओपीसी के अलावा कोई और सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रिपिंग टाइम है जनरली ये देखा गया है कि जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हमारा स्ट्रिपिंग टाइम है दैट हैज टू बी टेकन अराउंड 3/7 ऑफ स्ट्रिपिंग टाइम फॉर ओपीसी सीमेंट। अगर हम कंक्रीट में हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके स्ट्रिपिंग टाइम में जो रेशियो है 3/7 का अप्रॉक्सीमेटली रहता है, ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है। और लेकिन आप शटरिंग तो हटा दे रहे हो, लेकिन आपको स्लैब में लोडिंग नहीं करनी है फॉर 28 डेज फ्रॉम द पोरिंग ऑफ कंक्रीट। बिफोर 28 डेज ऑफ कास्टिंग ऑफ स्लैब, जिस दिन आपने कंक्रीट पोर की थी स्लैब के लिए उस दिन से 28 दिन तक आपको कोई भी लोडिंग नहीं देनी है स्लैब्स या बीम्स में, बिकॉज इट इज मिनिमम हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है इतने दिनों में वो अचीव करेगी फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। शटरिंग आप पहले हटा सकते हो, इस बीच में आपको फिनिशिंग ऑपरेशंस जो भी आपकी क्योरिंग ऑपरेशंस है सब परफॉर्म करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हमारा ओपीसी के केस में हमारा ये है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में जो हमारा स्ट्रिपिंग टाइम है वो यहाँ पे टैबुलेट है, जो कि हमारा ओपीसी के रेस्पेक्ट में कम होगा। तो ये आप टेबल देख सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि जो हमारी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कैम्बरिंग ऑफ फॉर्मवर्क, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कैम्बरिंग ऑफ फॉर्मवर्क का मतलब है जो भी हम फॉर्म शटरिंग लगा रहे हैं, मान लो ये स्लैब है तो आपको हॉरिजेंटल शटरिंग नहीं लगानी है, मीन्स जो उसका सॉफिट है स्लैब का वो एग्जैक्टली हॉरिजेंटल नहीं होगा, इट शुड बी लाइक दिस। अगर ये हमारा सेंटर पोर्शन है और ये हमारे साइड्स हैं तो सेंटर में हम कैम्बरिंग कर देते हैं, मीन्स मिडिल पोर्शन रहेगा जो वो ऊपर रहेगा, देयर विल बी राइज और इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स दी साइड्स। और जो हमारा स्लोप रहता है
ये जनरली रहेगा हमारा 4 mm पर मीटर ऑफ स्लैब हमारा राइज रहेगा। इस डायरेक्शन में हम अपना स्लैब में राइज जो करेंगे, 1 मीटर स्लैब लेंथ में हमारा 4 mm का राइज होगा स्लैब और बीम। और अगर कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है या बीम है तो 20 mm वहां पर हम थोड़ा स्टीपर रखेंगे ऑफ कैंटिलीवर, बिकॉज वहां पर हम एक ही साइड में कैम्बर दे पाएंगे, इसलिए स्टीपर रखते हैं। ये पर्पस इसका ये होता है फॉर प्रिवेंट दी सैगिंग, बिकॉज डेड वेट और जो कंक्रीट का वेट है उसमें के अंडर द एक्शन ऑफ लोड इसके चांसेस होते हैं कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इट विल कैम्बर लाइक दिस, इसलिए हम इसको कैम्बर करके रखते हैं टू प्रिवेंट दी सैगिंग एज वेल एज हमारा जो ड्रेनेज हो कंक्रीट मेंबर से जो भी हमारा पानी निकल रहा है जो कि हमने कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करने में वो प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए फ्रॉम दी साइड्स। इस वजह से हम कैम्बरिंग करते हैं अपने फॉर्मवर्क की। और जितने नंबर ऑफ प्रॉप्स हैं, मतलब जितने भी हमारे रिएक्शन सपोर्ट्स हैं जो कि हमें रखना है फॉर सपोर्टिंग द फॉर्मवर्क, उनका साइज है, उनका जो डिस्पोजिशन है मीन्स लेआउट है, उसको प्रॉपरली हमें डिजाइन करना है इस तरह कि जो हमारा फॉर्मवर्क है दैट शुड बी एबल टू कैरी दी डेड लोड जो कंक्रीट का है उसे कैरी कर सके, एज वेल एज जो हमारा टेम्परेरी लाइव लोड है। अब टेम्परेरी लाइव लोड्स हमारे क्या होते हैं शटरिंग में, ये हो सकता है कि हमारा जो लेबर हमारी काम कर रही है कंक्रीटिंग करते समय, जो हमारी मशीनरी इक्विपमेंट हमने यूज कर रहे हैं, ये सारे हमारा एक तरीके से लाइव लोड एक्सर्ट करेंगे हमारी फॉर्मवर्क पे। तो एंड जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है कंक्रीट को पोर करते समय, और जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हैं जो कि हमारा, क्योंकि कंक्रीट में हमारा वाटर है तो इट विल एक्सर्ट अ काइंड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मवर्क। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ लोड जिसके लिए हमें अपने प्रॉप्स एज वेल एज फॉर्मवर्क को डिजाइन करना है। और जनरली देखा गया है जो हमारा टेम्परेरी लाइव लोड्स हैं फॉर केस ऑफ टिम्बर फॉर्मवर्क्स जो हमें लोड लेना है, दिस इज जनरली टेकन एज 3700 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर डिजाइन इन बेंडिंग और शियर में डिजाइन करने के लिए हम जो स्ट्रेंथ लेते हैं, लोड लेते हैं, लाइव लोड लेते हैं टिम्बर के लिए, वो है 3700 यानी 3.7 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर लोड लेंगे डिजाइन करने के लिए जो हमारे टिम्बर फॉर्मवर्क या टिम्बर प्रॉप्स हम ले रहे हैं फॉर जॉइस्ट या बीम्स जो भी हम फॉर्मवर्क के लिए सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है कि जहां पर शेप ऑफ एलिमेंट इज सच दैट फॉर्मवर्क हैज री एंट्रेंट एंगल्स। अब री एंट्रेंट एंगल्स का मतलब है कि जो हमारा इंटरनल एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जनरली ये यहां पर मिलेगा, सपोज ये हमारा एक मेंबर है कंक्रीट का, अब हमने ये ब्लैक कलर की आप मान लो कि ये शटरिंग है, तो जब आप शटरिंग इस तरह लगाओगे तो यहां पर जो हमारा इंटरनल एंगल बन रहा है दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा क्या होगा, देयर आर चांसेस कि हमारा री एंट्रेंट कॉर्नर जो होगा वहां पर हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा जिसकी वजह से हमारी क्रैकिंग हो सकती है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, ये एडिशनल स्ट्रेस इंड्यूस करेगा जो भी हमारी शटरिंग है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस कंक्रीट के फॉर्मवर्क को रिमूव कर देंगे जैसे ही कंक्रीट हमारा सेट हो जाएगा, सो दैट जो श्रिंकेज क्रैकिंग है उस रिस्ट्रेंट की वजह से जो हो सकती है वो ना हो। दिस इज कंसेप्ट ऑफ री एंट्रेंट। जहां पर भी फॉर्मवर्क ऐसी पोजीशन में रहेगा जहां पे रिंट्रेंट एंगल बन रहा होगा मींस 180 डिग्री से, तो जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पे हम शटरिंग को जल्दी से जल्दी रिमूव कर लेंगे सो दैट श्रिंकेज क्रैकिंग ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट क्लॉज इज रिगार्डिंग द असेंबली ऑफ द रेनफोर्समेंट जो कि हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है उसको आपको जो बेंड करना है और फिक्स करना है दैट शुड बी डन एज पर IS 2502 कोड। ये ध्यान रखना है आपको, IS 2502 के अकॉर्डिंग आपको जो भी रेनफोर्समेंट आप प्लेस कर रहे हो कंक्रीट के अंदर उसको बेंड और फिक्स करने की गाइडलाइंस दी हुई हैं। और जो भी हमारा हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार है उसको आपको रीबेंट नहीं करना है एंड आर स्ट्रेटेंड विदाउट अप्रूवल ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। आप कर सकते हो बट इंजीनियर इंचार्ज के बिना अप्रूवल के लिए आपको HYSD बार का रीबेंडिंग नहीं करनी है। और हमारा जो भी
और जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल्स हैं रेनफोर्समेंट वर्क के लिए, वो हमारे आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर एक बीम है जिसकी रेनफोर्समेंट आपको दी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल स्ट्रिप्स आर प्रोवाइडेड। तो हमारा जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से बनता है। या मैंने एक पेज लगाया हुआ है विच इज़ अ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ दिस बीम। तो यहाँ पर इस तरह क्रॉस सेक्शनल रेनफोर्समेंट ड्राइंग होगी जिसमें हमारा क्लियर कवर मेंशन्ड है, हमारा विड्थ ऑफ द स्टील, विड्थ ऑफ द बीम मेंशन्ड है, और जितने टाइप के भी हमारे रेनफोर्समेंट बार्स यूज को हो रहे हैं उसमें चाहे वर्टिकल हो या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, और उसकी हमारे कितने बार्स वो यूज किए जा रहे हैं वो मेंशन होगा उस पर्टिकुलर मेंबर में। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, और उसके बाद हमारा कितना मिनिमम कवर रखा गया है, हमारा वेट ऑफ स्टील कितना यूज हुआ है, यहाँ तक ये सब भी मेंशन रहता है इसमें, और टोटल वेट ऑफ स्टील कितना कंज्यूम हो रहा है, जिससे आप ऑटोमेटिकली ये निकाल सकते हो बार बेंडिंग शेड्यूल से कि आपका उस पर्टिकुलर मेंबर में कौन कौन से रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड हैं और कितना क्वांटम ऑफ स्टील यूज हुआ है उसमें। तो इस तरह का हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है फॉर पर्टिकुलर मेंबर जिसका रेनफोर्समेंट कंक्रीट में हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद है कि ऑल रेनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एंड मेंटेन्ड इन पोजीशन शोन इन ड्राइंग्स बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कवर ब्लॉक्स। जो भी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर एक स्लैब का मैंने रेनफोर्समेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड दिस इज द सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो कि प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर एडिक्वेट कवर प्रोवाइड करने के लिए हम ये कवर ब्लॉक्स, स्पेसर्स एंड सपोर्टिंग बार्स आर यूज। तो यहाँ पे दिस इज दी कवर ब्लॉक्स, स्पेसर्स और सपोर्टिंग बार्स भी यूज करते हैं। स्पेसर्स के बारे में अभी बता दूंगा आपको नीचे। जो क्रॉसिंग बार्स शुड नॉट बी टैक वेल्डेड। जो भी हमारे क्रॉसिंग बार्स हो रहे हैं, यहाँ पर आपको ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे नो टैक वेल्डिंग, आपको वेल्डिंग नहीं करनी है, इनकी ध्यान रखना है आपको, अनलेस परमिटेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज फॉर असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट। जो भी बार क्रॉस कर रहे हैं आपको टैग वेल्डिंग करके क्रॉस नहीं कराने हैं जब तक इंजीनियर इंचार्ज से, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उस चीज़ का। और कवर इंश्योर करने के लिए हमारे जो बीच बीच में हमें कवर ब्लॉक्स कंक्रीट के प्रोवाइड करने होंगे जिनकी स्ट्रेंथ सेम होगी जो कि कंक्रीट हमें इसके ऊपर पोर करनी है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। अब जब रेनफोर्समेंट हम प्लेस कर रहे हैं तो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रफ हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। शॉक लोडिंग मतलब अंडर वाइब्रेशंस की वजह से हमारा उसमें नहीं इंड्यूस होना चाहिए, बिकॉज इट विल इंड्यूस दी सेकेंडरी स्ट्रेसेस जो कि फर्दर क्रैक्स डेवलप कर देगी कंक्रीट के अंदर। एंड रेनफोर्समेंट ड्रॉपिंग शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम हाइट। और रेनफोर्समेंट को प्रॉपरली सिक्योर कर रखना है कि जब हम कंक्रीट को पोर कर रहे हों तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो। और जो भी हमारी प्लेसमेंट की लिमिट्स हैं वो हमारी कोड ने रिकमेंड की हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द मेंबर, कि जो रेनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन द फॉलोइंग टॉलरेंस। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कितने टॉलरेंसेस के साथ हम अपना रेनफोर्समेंट को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें जो हमारा क्लियर कवर है दैट इज टेकन फ्रॉम जितने भी रेनफोर्समेंट टाइप के प्रोवाइडेड हैं, चाहे वो स्ट्रिप्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो। तो क्लियर जो कवर है दिस इज द नॉमिनल कवर, नॉमिनल क्लियर कवर, एंड दिस इज द इफेक्टिव कवर जो कि जितना भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है उसके सेंट्रॉइड ऑफ स्टील से इफेक्टिव कवर हमारा लिया गया है। एंड दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, मीन्स आप टोटल डेप्थ ऑफ द मेंबर से इफेक्टिव कवर माइनस कर दोगे तो विल गेट द इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारा अगर मेंबर का जो इफेक्टिव डेप्थ है ये 200 mm से ज़्यादा है तो हमारा जो मैक्सिमम प्लेसमेंट टॉलरेंस है ±15 mm। मीन्स अगर कंक्रीट को हमें मेंबर जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसको ऐसे प्लेस करना था और हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ है दैट इज ग्रेटर देन 200 mm, तो हम इसको इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में ±15 mm ही हम डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी 200 mm से कम है डेप्थ तो हमारा जो ये डेविएशन है ये हमारा केवल ±10 mm हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो कवर के लिए टॉलरेंस दिया है हमारे कंक्रीट के में, कंक्रीट एज पर IS 456 दैट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर। मीन्स इसमें हमारा माइनस में कोई टॉलरेंस नहीं दिया है हमारे कोड ने, इसकी वैल्यू +10 mm से 0 mm तक अलाउड है। मीन्स अगर हमारा
40 mm हमें कवर प्रोवाइड करना था, तो आप 40 mm से मैक्सिमम 50 mm तक कवर आप प्रोवाइड कर सकते हो, 40 mm से नीचे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। और दिस इज़ एक्चुअली द नॉमिनल कवर इज़ द क्लियर कवर, ये ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कवर नहीं है, दिस इज़ द क्लियर कवर की बात करता है कोड में, सो आप कंफ्यूज मत होइए। क्लियर कवर में जो मैक्सिमम टॉलरेंस अलाउड है, दिस इज परमिटेड फॉर अलाउंस फॉर एरर इन कंस्ट्रक्शन। जो भी हम जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एरर को एज अ अलाउंस मानते हुए ये मैक्सिमम डेविएशन इज परमिटेड इन क्लियर कवर, ठीक है। एंड नॉमिनल कवर शुड बी स्पेसिफाइड टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स, लिंक्स के साथ भी हमारा नॉमिनल कवर प्रोवाइड होना चाहिए। द स्पेसेस बिटवीन लिंक्स एंड द फॉर्मवर्क शुड बी ऑफ द सेम नॉमिनल साइज एज द नॉमिनल कवर। और जो हमारे स्पेसर्स हैं, चेन्स हैं, चेयर्स हैं, स्पेसर्स और चेयर्स भी दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कवर टू रेनफोर्समेंट, जैसा कि हमारे कवर ब्लॉक्स होते हैं। टुगेदर विथ सच सपोर्ट्स may be necessary should be used to maintain specified nominal cover to the steel reinforcement, ठीक है। और जो भी स्पेसर्स या चेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम दूरी है वो हमारा 1 मीटर हो सकती है, दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू 1 मीटर। तो जो हमारे स्पेसर्स और कवर ब्लॉक हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो कंक्रीट जो हम पोर करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए, ये हमारा कोड कहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसर्स एंड चेयर्स दिखाए हुए हैं, दीज आर द चेयर्स, जो कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा कवर है वो हमारा एडिक्वेट है फॉर द रेनफोर्समेंट, एंड इनके बीच की जो दूरी है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1 मीटर। ये जो आपकी दूरी है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1 मीटर ऑलवेज, ठीक है। एंड दे विल इंश्योर कि हमारा जो एडिक्वेट नॉमिनल कवर है रेनफोर्समेंट के लिए वो हमारा प्रोवाइडेड है। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में फर्दर नेक्स्ट क्लॉजेस डिस्कस करूंगा। थैंक यू।